नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। नीदरलैंड्स के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के लिए रवाना। इससे पहले उन्होंने नीदरलैंड्स में प्रतिष्ठित द ऑफस्लाउटडेक बांध का किया दौरा। ये बांध जल प्रबंधन, बाढ़ से बचाव और मीठे पानी के सुरक्षित भंडारण का उत्कृष्ट उदाहरण। अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कुछ ही देर में पहुंचेंगे स्वीडन। अपने स्वीडिश समकक्ष उल्फ क्रिस्टरसन के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी करेंगे संबोधित। गुजरात को विकास परियोजनाओं का उपहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मिलियंस माइंड्स टेक पार्क और ग्रीमी सिटी कैंपस का किया उद्घाटन। कहा, एआई और डीप टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था की होगी सबसे बड़ी ताकत। मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला में उमड़े श्रद्धालु। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने की पूजा। कहा, यह भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का प्रतीक। और थाईलैंड ओपन में उपविजेता रही सात्विक चिराग की जोड़ी। फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी के खिलाफ 4 चैंपियनशिप पॉइंट बचाने के बाद मिली शिकस्त। नीदरलैंड्स में अपनी ऐतिहासिक और बेहद सफल यात्रा का समापन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा के तीसरे चरण के लिए रवाना हो गए हैं। नीदरलैंड्स के इस दौरे पर भारत ने कूटनीतिक सफलताओं के नए झंडे गाड़े हैं। इस यात्रा के दौरान जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राजनीतिक समझौतों पर मोहर लगी है। नीदरलैंड्स में द्विपक्षीय संबंधों को एक नया आयाम देने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के अगले पड़ाव के रूप में स्वीडन पहुंचेंगे। स्वीडन का यह महत्वपूर्ण दौरा भारत और स्वीडन के बीच लगातार प्रगाढ़ होते रिश्तों के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। इस अहम यात्रा के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच आपसी संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने पर व्यापक चर्चा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स में बने द ऑफस्लाउटडेक बांध का दौरा किया। यह 32 किलोमीटर लंबा बांध है और इंजीनियरिंग का एक नायाब उदाहरण भी है। इंजीनियरिंग का एक अद्भुत और ऐतिहासिक चमत्कार है। यह विशाल बांध वाडेन सागर को इत्सिलमीर झील से अलग करता है। इसका निर्माण 1927 से 1932 के बीच हुआ था। बांध ने झील को समुद्र से अलग कर बाढ़ के खतरे को समाप्त कर मीठे पानी की झील का निर्माण किया। साथ ही इसे सड़क यातायात के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे में नीदरलैंड के बाद आज स्वीडन पहुंचेंगे। नॉर्डिक देश की उनकी ये दूसरी यात्रा होगी, जो भारत स्वीडन साझेदारी के लगातार मजबूत होते रिश्तों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। साल 2018 की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी स्वीडन यात्रा है, जो दोनों देशों के रिश्तों में निरंतरता और बढ़ती नजदीकियों को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में यह साझेदारी पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर तकनीक, सतत विकास, निवेश और विश्वास पर आधारित व्यापक सहयोग में बदल चुकी है। प्रधानमंत्री जी की प्रथम यात्रा 2018 में थी। ये बहुयामी थी और हमारे जो रिलेशनशिप था वो व्यापार और निवेश के मुद्दों से उठकर बहुयामी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडिश नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार और निवेश के अवसरों, आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और भारत के तेजी से बढ़ते बाजार में स्वीडिश कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा होगी। वहीं दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हाल के वर्षों में तेजी से आगे बढ़ रहा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी बातचीत का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा।
जो दोनों देशों के रिश्तों के बढ़ते आयाम को रेखांकित करेगा। स्वीडन में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ स्वीडिश लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। हम ये विजिट को बहुत मायना रखते हैं, क्योंकि ये स्वीडिश और इंडियन के रिलेशनशिप को बहुत मायना देगा। इस दौरे में क्लाइमेट चेंज और कचरा प्रबंधन पर भी चर्चा होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। दुनिया को नोबेल पुरस्कार देने वाला स्वीडन एक बार फिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक दौरे का गवाह बनने वाला है। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के नामचीन व्यवसायियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे, तो निश्चित तौर पर दुनिया भर के मुल्क में हिंदुस्तान तरक्की की नई इबारत लिख सकता है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ गोटमबर्ग से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में स्वीडन पहुंचने वाले हैं, जहां वर्ल्ड ऑफ वोल्वो में प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन के नामचीन उद्योगपतियों के साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से उद्योग जगत में क्या असर पड़ेगा, इसी मुद्दे पर वोल्वो भारत कंपनी के चेयरमैन कमल बाली से डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज ने विशेष बातचीत की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गुथमबर्ग पहुंचेंगे, जिसे स्वीडन का दूसरा सबसे बड़ा शहर कहा जाता है और इसे वोल्वो सिटी के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर वर्ल्ड ऑफ वोल्वो में प्रधानमंत्री स्वीडन की नामचीन जो व्यवसायी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके साथ भी मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, जिसमें वोल्वो के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। और हमारे पीछे जो आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये वोल्वो की इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसका बखूबी संचालन भारत में भी किया जा रहा है। हमारे साथ जो वोल्वो कंपनी के चेयरमैन हैं इंडिया के, बाली साहब, वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। प्रधानमंत्री जी का विजिट गोथनबर्ग में हो रहा है इस संडे को। वाकई में जिस तरह आपने बोला, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्वीडन और इंडिया की जो रिलेशनशिप है उसको और भी मजबूत करने वाला है। स्वीडिश कंपनियां इंडिया में बहुत सालों से कंट्रीब्यूट कर रही हैं और 100 वर्षों से अधिक कई कंपनियां यहाँ पे काम कर चुकी हैं और काम कर रही हैं। वोल्वो जैसी कंपनी हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 25 साल से ऊपर से कर रहे हैं। और अगर आप देखें हिंदुस्तान और स्वीडन की आपस की जो स्ट्रेंथ्स हैं बहुत कॉम्प्लीमेंट्री हैं। स्वीडन के पास बहुत बड़े बड़े आइकॉनिक ब्रांड्स हैं, अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनोवेशन है। और जो भारत है, भारत के पास स्केल है, पॉपुलेशन है, मार्केट है और एक भूख है कि हम आगे बढ़ें। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मिश्रण होने वाला है और आगे, और प्रधानमंत्री के आने से बहुत इंस्पिरेशन होगी दोनों सेक्टर्स, दोनों साइड्स के लिए कि इस बिजनेस को और इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाया जाए। ये लगता है कि इंडिया का मार्केट और जो स्वीडन की टेक्नोलॉजी है, ये दोनों मिलकर आने वाले दिनों में रंग लाएंगे और इसमें वोल्वो की भी भूमिका जो है और भी आगे बढ़ने वाली है। बिल्कुल, जैसे आपको मालूम होगा, वोल्वो स्वीडन की सबसे बड़ी कंपनी है और बहुत लार्ज कंपनी है। जो इंडिया की और स्वीडन की जो स्ट्रेंथ्स हैं आपस में compete नहीं करती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वही जैसे स्वीडन के पास, मैंने आपको जैसे बताया, नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन, नए काम करने के तरीके बहुत अच्छे हैं। तमाम कंपनियों के सीईओज हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारत के बाजार की तरफ पूरा वर्ल्ड टकटकी लगाए देख रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से ये जो अभियान है, ये जो उड़ान है, उसमें और भी पंख लगने की संभावना साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ स्वीडन के गुथमबर्ग शहर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। स्वीडन के गोथेनबर्ग शहर में स्थित इंटरनेशनल हाउस गोथेनबर्ग वहां बसने और काम करने में भारतीय प्रवासियों की बड़ी मदद कर रहा है। यह संस्थान बीते कई वर्षों से भारतीय प्रवासियों के लिए एक मजबूत ढाल और मार्गदर्शक बना हुआ है। इंटरनेशनल हाउस गोथेनबर्ग में कार्यरत बिजनेस डेवलपर शिवा ने डीडी न्यूज से बातचीत की और बताया कि कैसे यह संस्थान अनेक देशों के परदेशियों की मदद करता है। का एक महत्वपूर्ण शहर है गोथेनबर्ग, जिसे
यहाँ की आर्थिक राजधानी कही जाती है। एक संस्था है इंटरनेशनल हाउस ऑफ गोदनबर्ग। इस इंटरनेशनल जो हाउस है इसके बिजनेस डेवलपर हैं शिवा, जिनसे आपको हम सीधा रूबरू कराते हैं। क्या फंक्शन है आपके इंटरनेशनल हाउस का? हमारा ये कोशिश है कि जो लोग यहाँ आते हैं उनकी लाइफ हम आसान करें। जैसे लोग जब यहाँ आते हैं तो उनको सवाल रहता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या स्कूल सही रहेगा, मैं कहाँ रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। बहुत वेरीड सवाल होते हैं नए सिटी में, जॉब से लेके रहने तक, ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। तो इंडियन कम्युनिटी के लोग कैसे आपसे जुड़ते हैं, उनके लिए क्या स्कोप है? इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हमारे सबसे मेजर ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो इंटरनेशनल हाउस में आते हैं। आई थिंक सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 2% ऑफ द गॉथेनबर्ग पॉपुलेशन इंडियन कम्युनिटी से है। सो वही हमको यहाँ इंटरनेशनल हाउस में भी दिखाई देता है। लोग यहाँ आते हैं तो ज़्यादा करके वो इंडियंस होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं स्वीडन, आप भी भारत से हैं, क्या कहेंगी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैं ये कहूँगी कि ये बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट है, लोगों में एक एनर्जी है, एक्साइटमेंट है। हमारे लिए ये बहुत बड़ा स्टेट विज़िट है। और आई थिंक बहुत सारे होप्स जुड़े हैं कि जॉब्स क्रिएट होंगे। एक्साइटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर, और जो इंटरनेशनल हाउस के लोग हैं वो भी बड़े आशान्वित हैं कि रोजगार के द्वार खुलेंगे। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ गोथेनबर्ग, स्वीडन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। तो अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचने वाले हैं और उसके बाद डीडी न्यूज़ पर हम आपको प्रधानमंत्री के विभिन्न गतिविधियों का सीधा प्रसारण भी दिखाएंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज़। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद स्थित नवनिर्मित मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कैंपेन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये प्रोजेक्ट गुजरात को न्यू एज टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई पहचान देगा और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य गृह मंत्री हर्ष संघवी समेत कई उद्योगपति और टेक सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात अब सिर्फ औद्योगिक विकास तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि न्यू एज टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी देश का नेतृत्व करेगा। गुजरात जो वर्षों से, आजादी के समय से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है, न्यू एज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी गुजरात देश का नेतृत्व करे और पूरा देश और दुनिया जानता है कि गुजरात ने मजबूती के साथ जिस क्षेत्र में कदम रखा है वहां टॉप 1, 2, 3 जाने में कभी गुजरात देर नहीं लगाता। मुझे भरोसा है कि यहां पर भी हम यही इतिहास का पुनरावृत्ति करेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी बताया कि मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण में करीब 9000 प्रोफेशनल्स के लिए काम करने की व्यवस्था होगी। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत भारत नए टेक सेक्टर्स में फाउंडर की भूमिका निभा रहा है और आने वाले समय में यह टेक पार्क गुजरात के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। 1100 करोड़ की लागत से 13,50,000 वर्ग फुट क्षेत्र यहां पर बन गया है और पहले चरण में ही 9,000 हाई स्किल प्रोफेशनल्स के लिए सुविधापूर्ण तरीके से काम करने का एक बहुत अच्छा वातावरण ये मिलियन माइल
टेक पार्क उपस्थित करेगा। धार के भोजवाला की वाग्देवी सरस्वती मंदिर में पूजा पाठ के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसी बीच धार से सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मंदिर पहुंची। दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हिंदुओं को मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजवाला कॉम्प्लेक्स में पूजा और दूसरे कामों के लिए बिना रोक टोक के जाने की अनुमति दे दी है। एएसआई के इस आदेश के बाद पूजा पाठ के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। एएसआई का यह फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आया है जिसमें उसने कहा था कि धार में भोजवाला देवी सरस्वती का मंदिर है। एएसआई के अनुपालन आदेश में कहा गया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर बेंच ने अपने आदेश द्वारा यह माना है कि धार जिले में स्थित भोजवाला एक संरक्षित स्मारक है और ये देवी वाग्देवी यानी कि सरस्वती देवी का मंदिर है। लगातार शुरू से ही मैं यहाँ पर दर्शन के लिए आती हूँ और सभी हमारे हिंदू समाज के लिए अब खुला हो गया। कोर्ट ने अब निर्देश कर दिए कि हिंदू समाज के लिए हमेशा ये खुला रहेगा, वो दर्शन कर सकते हैं, अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। राजा भोज ने बनाई थी और आर्कियोलॉजिकल के आधार पर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। अब हिंदू समाज के लिए हमेशा के लिए खुला है। आपका जब तक उसके आधार पर निर्णय नहीं था तो आप यहाँ नमाज पढ़ते थे, पर अब क्योंकि कोर्ट ने निर्णय किया, कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है और इसको सभी को जनता को स्वीकार करना है। धार जिले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इसके अलावा पुरातत्व विभाग और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे, कैसे पूजा विधि होगी और किस समय से किस समय पूजा विधि होगी, उसके अनुपालन में कल एक समन्वय बैठक की गई थी। इस बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उसी के अनुपालन में आज ये पूजा हो रही है, जिसमें आज हमने भी भागीदारी करी। सुरक्षा की दृष्टि से यदि आप बात करें तो सभी जो पिछले 4-5 दिन से लगातार पॉइंट्स लगे हैं, वो चाहे फिक्स्ड हो, पेट्रोलिंग हो, हाई राइज हो, मिश्रित आबादी के क्षेत्र हो या फिर आपके जो धार्मिक स्थल और क्षेत्र है वहाँ पे जो लगातार हमारे द्वारा मौजूदगी बनाई गई है और इसमें हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि शांति सौहार्द भाईचारा बनाए रखें। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय जो है उसमें मुझे लगता है कुछ लोग ठीक से शायद समझ नहीं पाए होंगे और जिन तक ये नहीं पहुंचा है उन पे व्यक्तिगत जाके हर मोहल्लों में हम लोग बैठकें करेंगे और ये जो भी उनके दिशा निर्देश हुए हैं उसी के अनुपालन और अनुक्रम में हम आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आदिकाल से भोजशाला मंदिर और आध्यात्म का एक बड़ा केंद्र रहा है। विगत कुछ वर्षों से यहाँ पर नमाज भी अदा की जा रही थी, तो आज इस संदर्भ में सबसे पहले सकल हिंदू समाज एकत्रित होकर संतों और आचार्यों के साथ मिलकर इसका शुद्धिकरण कर पुनः यहाँ नई अखंड ज्योत को विराजमान कर पूजन अर्चन आरंभ कर रहा है। अयोध्या के राम मंदिर का मिलना जितना बड़ा था उतना ही बड़ा धार में हमारी वाग्देवी की विजय है। करीब 20,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला टैंकर SYMI सुरक्षित रूप से गुजरात के कच्छ जिले में स्थित कांडला पोर्ट पहुंच गया है। यह टैंकर 13 मई को हॉर्मूज जल डमरू मध्य को पार कर भारत पहुंचा। क्षेत्रीय तनाव के बीच सिमी टैंकर का सुरक्षित भारत पहुंचना ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। देर रात कांडला पोर्ट पहुंचे इस जहाज को ऑयल जेटी पर लगाया जाएगा, जहां एलपीजी ऑफलोडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इस खेप से घरेलू एलपीजी सप्लाई को मजबूती मिलेगी। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने की अपील के बाद भाजपा ने मेरा भारत मेरा योगदान नाम से एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इस जन जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने, ऊर्जा बचाने और अपनी दैनिक आदतों में बदलाव लाकर सरल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस पहल के तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देश भर के नागरिकों को सोना खरीदने से बचने, गैर जरूरी विदेश यात्राओं को टालने और स्वदेशी उत्पादों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस पहल के तहत साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कई केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के कई प्रशासनिक विभागों के साथ मिलकर ईंधन बचाने के उपाय अपनाना शुरू कर चुके हैं। कई मंत्रियों और नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अमल करते हुए मेट्रो यात्रा और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे विकल्पों को चुना है और ईंधन बचाने तथा ऊर्जा बचत के तरीकों को बढ़ावा देने के प्रयास में अपने काफिलों का आकार भी छोटा कर दिया है।
दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंडारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने मनीषा गुरुनाथ पर बायोलॉजी पेपर लीक की साजिश में शामिल होने का शक जताया है। जांच एजेंसी के अनुसार मनीषा एनटीए की एक्सपर्ट टीचर थी और उन्होंने प्रश्न पत्रों के अनुवाद और तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आरोप है कि मनीषा मंडारे ने पेपर कथित रूप से 6 आरोपियों तक पहुंचाया था। इससे पहले 14 मई को इस मामले में मनीषा वाघमारे को भी पुणे से गिरफ्तार किया गया था। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद आगे की जांच के लिए दिल्ली लाया गया। इस बीच सीबीआई ने देश भर में 6 स्थानों पर छापेमारी कर लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, बैंक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियां जब्त की हैं, जिनकी जांच जारी है। मामले में 12 मई को शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जो नीट यूजी 2026 परीक्षा की कथित पेपर लीक से जुड़ी है। बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले पर कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में लगातार सक्रिय है। जो भी अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र की सरकार लगातार सक्रिय है। जो भी इसमें मास्टरमाइंड से लेकर जो लोगों ने यह इतना बड़ा अपराध किया है, बच्चों के जीवन से खेला है, उसको किसी हालत में भी सरकार बख्शने वाली नहीं है। और आप देख रहे हैं लगातार कार्रवाई हो रही है, सीबीआई को जांच दी गई और उसके साथ साथ बड़ी मात्रा में कार्रवाई हो रही है। भाजपा नेता आरपी सिंह ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले पर कहा कि सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है। सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। राहुल गांधी जी शायद अपना समय भूल गए। जब उनकी सरकार राजस्थान में थी 10 पेपर लीक हुए थे और एक बार भी कभी उन्होंने चू नहीं करी अशोक गहलोत को लेकर, कभी अशोक गहलोत का इस्तीफा नहीं मांगा। 10 पेपर लीक हुए वहां पर, 10 बार पेपर लीक हुए। परंतु राजनीति करते हैं। सरकार ने ऑलरेडी सीबीआई जांच बढ़ा दी। ऑलरेडी जो लोग दोषी थे उनकी गिरफ्तारी होनी शुरू हो गई है और सरकार आगे ये ना हो उसके लिए चिंता कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने हाल ही में सीबीएसई की 12वीं के परिणामों और मूल्यांकन प्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। संजय कुमार ने बताया कि इस बार जब 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित की गईं, तो उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके उनकी पीडीएफ प्रतियां बनाई गईं। परीक्षा देने वाले 98 लाख छात्रों की कुल उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन किया गया और स्कैनिंग में 3 स्तर पर सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई थी। संजय कुमार ने बताया कि 12वीं के नतीजों का इस पर आपको बता दें कि इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है वो की गई है और इसका इस्तेमाल भी किया गया था। 12वीं के जो रिजल्ट्स सीबीएसई के द्वारा घोषित किए गए हैं, इसमें ओएसएम के माध्यम से इस बार मार्किंग की गई है। सीबीएसई ने वर्ष 2014 में ओएसएम की लिए शुरुआत किया था। इसको हम लोगों ने इस वर्ष री इंट्रोड्यूस किया है। ओएसएम विश्व में या देखें या राष्ट्र के स्तर पे भी देखें तो ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके द्वारा ये किया जा रहा है और ये एक नॉर्म है जो विदेशों में भी बन गया है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी सिस्टम को ट्रांसपेरेंटली तरीके से हम लोग कर पाने के लिए हम सक्षम हो पाते हैं। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने की अपील के बाद डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो को लेकर बड़ा फैसला किया है। डीएमआरसी ने घोषणा की है कि 18 मई 2026 से हर सोमवार 6 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन के जरिए 24 अतिरिक्त फेरे संचालित किए जाएंगे। वहीं अन्य दिनों में भी जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त सेवाएं चलाई जाएंगी ताकि यात्रियों को निर्बाध और सुगम यात्रा सुविधा मिल सके। डीएमआरसी ने कहा है कि बढ़ती मांग को देखते हुए यात्री संख्या पर लगातार नजर रखी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। डीएमआरसी के मुताबिक ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और पर्यावरणीय स्थिरता में मास ट्रांजिट की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए कई रणनीतिक पहल की जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो सेवाओं को अपनाएं।
थाईलैंड ओपन के पुरुष युगल में भारत के सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को उपविजेता से संतोष करना पड़ा है। खिताबी मुकाबले में भारतीय जोड़ी को इंडोनेशिया के लियो रोली कनाडो और डैनियल मार्टिन की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। इंडोनेशियाई जोड़ी ने पहले गेम में शानदार खेल दिखाते हुए गेम को 21-12 से अपने नाम किया। दूसरे गेम में दोनों जोड़ियों के बीच एक अंक के लिए उनको कड़ा संघर्ष करना पड़ा। हालांकि इंडोनेशियाई जोड़ी ने अंत में 25-23 से गेम को और 21-12, 25-23 से मुकाबले को ही अपने नाम करके खिताब जीत लिया। यह मुकाबला 53 मिनट तक चला। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।